नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है ना। आज हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री। और ये है बुक कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया। क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, सारे को वन लाइनर के फॉर्म में क्या किया गया, दिया गया है, ठीक है ना। और इसका राइटर महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। न्यू एडिशन का बुक है ये, नया न्यू। तो हम लोग ये पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आज पहला एपिसोड है ना। इतिहास को देख लीजिए कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग आज पूरा डिटेल से करने जा रहे हैं वन लाइनर के फॉर्म में, रिवीजन के मोड में है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कही गई है इस टॉपिक के अंतर्गत। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिकट की कृति है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इन तू का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो V.A. स्मिथ ने तैयार किया। V.A. स्मिथ ने तैयार किया। चलिए देखते हैं हम लोग इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में क्या किया गया, इसको बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल और उसके बाद है ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल के कालखंड के में रखते हैं। और इसमें क्या क्या मिला है, ठीक है ना। किससे कैसे पता चला है कि ये प्रागैतिहासिक काल का समय है? तो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है ना। तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किस प्रकार से हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि वहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, वहाँ पर कोई लिखा गया साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना। इसका मतलब उस समय लोग लिखा नहीं करते थे, ठीक है। अगला है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल की बात करते थे 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु इसे पढ़ा नहीं गया, किंतु अपठनीय है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल का समय कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। और इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु इसे पढ़ा नहीं गया, किंतु अपठनीय है, मतलब पढ़ा नहीं गया। अगला है ऐतिहासिक काल। 600 ईसा पूर्व से आगे तक के काल को ऐतिहासिक काल में हम कालखंड में रखते हैं हम लोग। और इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिला है और साथ में साहित्यिक स्रोत भी मिला है, यानी लिखा भी गया है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है।
तो इसमें क्या है आप देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है ना। आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ उसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, बट उसे पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्य साक्ष्य दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, है ना। लेकिन इसको पढ़ा भी गया है, ठीक है ना, इसको पढ़ा गया है, ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का अवसर प्रदान होता है, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगला देखते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगला है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है और प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें कितना श्लोक था? 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और किसे नाम से प्रसिद्ध हुआ? भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर बात करते हैं 8800 श्लोक तो उसको क्या बोला जाता था? जय संहिता बोला गया। वही 8800 श्लोक बढ़ के 24,000 श्लोक हो गया तो उसका नाम क्या हो गया? भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा, ठीक है ना। सतशास्त्री संहिता या फिर इसे क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन से अभिप्राय है। पुरावशेष का महत्तम अन्वेषक
अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। सॉरी। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगला देखते हैं हम लोग, प्रमुख अभिलेख व शासक, है ना। इधर अभिलेख दिया गया और इसे अभिलेख से रिलेटेड इधर शासक दिया गया। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खा से संबंधित है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गौतम बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की में किया है। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं, इसमें देखेंगे हम लोग चीनी लेखकों का वर्णन। कौन कौन चीनी यात्री हमारे देश में कब कब कितना दिन तक ठहरा, है ना, उसकी रचनाएं और यात्रा विवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फाहियान की बात करते हैं तो उसका समय अवधि कब से कब तक था जो इंडिया में आया था? 399 से 414 ईसा 399 से 414 ईस्वी 399 से 414 ईस्वी में आया था फाहियान। 399 से 414 ईस्वी इस काल है, ये कालखंड है। इस कालखंड में फाहियान इंडिया में रहा था। ठीक है, 399 से कब तक रहा? 414 ईस्वी तक रहा। उसकी रचनाएं क्या है? भारत दशा का विवरण, भारत की जो दशा है उसका विवरण किया था, उसकी रचना किया था। यात्रा विवरण क्या है? उसकी यात्रा विवरण देख लेते हैं। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का देव निर्मित बताया था। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो निर्मित था राजप्रसाद, है ना, राजमहल जो कि पटना में, को उसको क्या बोला था? उसने देव निर्मित बताया, बोला कि वो क्या है? देव निर्मित, यानी देवों ने क्या किया है? उन्हें निर्माण किया।
हेनसांग। हेनसांग की बात करते हैं तो हेनसांग का जो समय अवधि है इंडिया में कब से कब तक का है, 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक। 629 से 645 ईस्वी तक हेनसांग का जो समय अवधि है इंडिया में वो है। इसकी रचना की बात करते हैं तो क्या है इसकी रचनाएं, सी यू की इसकी रचना है। पाश्चात्य संसार का लेख है ना। और लेखक का विवरण हम लोग देख लेते हैं। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता था, है ना। नीति का पंडित यानी कानून का पंडित, कानून बहुत मतलब कि ज्ञानी था। नीति का पंडित कहा जाता था, है ना। अगला देखते हैं हम लोग इत सिंह। इत सिंह की बात करते हैं तो इसमें इसका जो इंडिया में कालखंड समय था, है ना, समय अवधि कितना से कितना तक था, 673 से 675 ईस्वी। 673 से 675 ईस्वी तक था इसका समय अवधि इंडिया में। और इसकी रचनाएं है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचनाएं। और इसमें लेखक का विवरण देख लेते हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। ये चीनी यात्री है जो नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कर रहा था, अध्ययन किया था। अगला है सती प्रथा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भानुगुप्त के किससे प्राप्त होता है, एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 कालखंडों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, इसको पैलियोथिक एज बोला जाता है। मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज बोला जाता है। और नव पाषाण काल नीसोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका कालखंड देख लेते हैं कब से कब तक का था। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो ये कब से कब तक का है, 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के समय अवधि को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया। अगला है 9000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समय अवधि को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है ना। और 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय को नव पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा दिया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि है 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक के समय अवधि में को निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। मध्य पूरा पाषाण काल को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया। 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के कालखंड को मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अगला है 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए हम लोग सारे कालखंड को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं। अगला है पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, पूरा पाषाण काल कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे उस समय। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप खंड का भाग था, है ना।
भारतीय प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, है ना। किस द्वीप का खंड था, तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो पीथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, तो पीथेकैंथ्रोपस रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता वाला है टॉपिक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। अगला देख लेते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ से प्राप्त होता है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, है ना। कृषि करना कब मानव चालू किया था, नवपाषाण काल में चालू किया था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, जौ। कौन सा अनाज था, जौ का प्रयोग करता था। चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है, संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। अगला देखते हैं हम लोग, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, और ये स्थल दिया गया है, राज्य दिया गया है, और उसमें जो प्राप्त साक्ष्य है उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र। इनाम गांव कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र। इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। और यहाँ से क्या मिला है, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिला है ना। यहाँ से क्या मिला है, इनाम गांव से क्या मिला है, इनाम गांव से मिला है कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाली मकान के साक्ष्य मिला है। और ये कहाँ है, इनाम गांव कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा है दैमाबाद भी कहाँ स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है, कलश सावधान या कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। कौन है सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल, दैमाबाद महाराष्ट्र में जो स्थित है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालिक स्थल, सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालिक स्थल है कौन, दैमाबाद। उसका है नौदा टोली भी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और यहाँ कौन सा साक्ष्य मिला है, इसका उत्खनन HD
सांकलिया द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया था। और चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है ना। और यहाँ से क्या मिला है? चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। और इसका उत्खनन किसने किया था? HD सांकालिया ने किया था। और नावदा टोली कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है नेवासा। नेवासा भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इससे यहाँ पर कौन सा साक्ष्य मिला है? पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है ना। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तन का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो पटसन का साक्ष्य मिला है नेवासा में महाराष्ट्र में पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है यहाँ पे। अगला है ताम्रवती कहाँ स्थित है? राजस्थान में ताम्रवती स्थित है राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हो रहते हैं। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ठीक है ना। अगला बात करते हैं नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है ना। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। सर जॉन किसने किया था? लुबाक ने सर जॉन लुबाक ने किया था नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग। अगला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका मध्य प्रदेश से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से प्राप्त हुए, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभकारी बोले तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। कुंभकारी क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पेवल उपकरण किस उपकरण से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। उसका ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार, है ना, माइक्रोलिथिक बोले तो छोटा माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला है बोलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक हंटर, है ना, शिकारी, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है ना। उस समय लोग शिकार किया करते थे पुरापाषाण काल के समय। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर क्या करते थे? दफनाते थे। किधर रखते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। किधर? आप घर के फर्श के नीचे, है ना, ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति में। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर क्या करते थे? उसे दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से है? मदाह और सराय नाहर राय। मदाह और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव
कब हुआ? प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ, है ना। प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुआ। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में सीखा था। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल में सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से कपास के भी साक्ष्य मिला। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से हुआ था। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो महत्वपूर्ण जगह कौन सा है? मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये स्थल दिया गया है और इधर राज्य, स्थल और राज्य। बुर्ज होम की बात करते हैं तो बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में। बुर्ज होम है कश्मीर में। बुर्ज होम है कहाँ? कश्मीर में। कब्रों में मालिक के साथ साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ। इधर बुर्ज होम की बात करते हैं जो कश्मीर में, यहाँ पर क्या मिला है? कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला है गुफकराल, ये कश्मीर है। गुफकराल कहाँ पर है? कश्मीर में। और यहाँ पर मिला है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिला है। हड्डी निर्मित औजार भी मिला है यहाँ पर। धूसर मृदभांडों का प्रमाण भी मिला है और सिलबट्टा व हड्डियों से निर्मित सुई के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है गुफकराल में। कहाँ पर? गुफकराल में मिला है। गुफकराल कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। और यहाँ पर कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी मिला है और हड्डी निर्मित और औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण भी मिला है। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य भी क्या हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ की बात करते तो मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में। और गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। महदाह की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश है। महदाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिला है। तो महदाह की बात करते तो कहाँ पर है ये आपका? उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिला है यहाँ पे और धान के अलावा जौ की खेती व पशुवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है ना। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। अगला है संगन कल्लू की बात करते हैं। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ पर जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। संगन कल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। अगला है पिकलिकल
पिकली हल ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक। पिकली हल भी है कर्नाटक में। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए, है ना। अगला है चौपानी मांडो ये उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी के छत्तों जैसी झोपड़ियां प्राप्त हुआ है और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो में। अगला है सारू तारू असम में गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। आदिम कुल्हाड़ियां और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। सारू तारू कहाँ पर स्थित है? असम में। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। अगला है चिरांद कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित है। चिरांद आपका बिहार में स्थित है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। अगला है दाउजली असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। और एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इसे सवाल आता है, ठीक है। अगला है नवदाटोली नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था और नवदाटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। एच.डी. सांकलिया ने किसका उत्खनन किया था? नवदाटोली नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल का उल्लेख किया था और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो अगला हम एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।